Good morning, student, and welcome in the first chapter of your first class of economics. Beta, today we will discuss about the first chapter of your book, Microeconomics. The name of first chapter is Economics and the Economy. The name of chapter is Economics and the Economy. Let's start from the first slide, beta. First one, you have to know about the meaning of economy. What is the meaning of economy? Economy होती क्या है? And beta, economy is a system under which peoples earn their livelihood. It is a system under which any person, people earn their living. That is called economy. Meaning beta, economy वो system है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइवलीहुड को सर्वाइव करते हैं, लोग जो है पैसा कमाते हैं, जीविका अर्न करते हैं. दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी. यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा गया है बेटा. इट इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग. ये वो सिस्टम है जिसके अंदर लोगों को काम मिलता है, वो अपनी लिविंग्स को सर्वाइव करते हैं, लिविंग्स को अर्न करते हैं. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी. अंडरस्टैंड बेटा. सेकेंड इज द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी. द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी हम यहां पे कह सकते हैं व्हाट्स द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. द नॉर्मली बेटा इकोनॉमी हैज द थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड वन इज मार्केट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज द लाइक आप मिक्स्ड इकोनॉमी. अंडरस्टैंड बेटा. तो फर्स्ट जो है कि आपकी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, centrally planned economy is that economy in which all the decisions related to the production are taken by the government, are taken by the any central authority. That is called centrally planned economy, where all the planning done by the central government or any authority set by the central government. That is the centrally planned economy. मीनिंग वो इकोनॉमी जहां पे सारे के सारे डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो मेनली थ्री डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं, ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी. दैट इज द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. और इस इकोनॉमी को हम बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं. क्या क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डिसीजंस जो है वो लोगों के सोशल वेलफेयर को देख करके ही लिए जाते हैं. अंडरस्टैंड बेटा. सेकंड जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है दैट इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. दैट इकोनॉमी इन विच ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. दूसरा हम कह सकते हैं बेटा वो इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद रिगार्ड्स द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. मीनिंग जहां पे सारे के सारे डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे और किस बेस पे लेंगे बेटा, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बेस पे. बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, इसलिए वो सारे के सारे डिसीजन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे लेते हैं. मतलब वो वही चीज को प्रोड्यूस, उसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, उसी गुड्स की सप्लाई की जाएगी. अंडरस्टैंड बेटा. मीनिंग द इकोनॉमी इन विच ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. अंडरस्टैंड बेटा. लास्ट इकोनॉमी जो है बेटा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया जिस मॉडल को अडॉप्ट करता है. इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है बेटा इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी, under which some decisions are related by the private individuals and some decisions are taken by the government. Government do the production for the purpose of social welfare and private individual do the production with the purpose of profit maximization.
Meaning under the mixed economy we can, yeah, any economy can get the benefit of both the economy. वहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी का बेनिफिट भी मिलता है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बेनिफिट भी मिलता है। मीनिंग इस इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम भी होता है और साथ में सोशल वेलफेयर को, सोसाइटी के जस्टिस को भी ध्यान में रखा जाता है। दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटल एज वेल एज द कैपिटल एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अंडरस्टैंड बेटा? अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे हम बात करते हैं कि आपका जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जो हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, कौन सी कंट्री है जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करती है? तो चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सोवियत यूनियन दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लाइक इसी तरह से रशिया दैट इज आल्सो ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वेयर मोस्टली ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। लाइक बेटा अगर हम बात करते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल, यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यूके, कनाडा, they are some central capitalistic economy where all the decisions are taken by the private individuals. Understand beta? And the last, mixed economy. India is the best example of mixed economy. In India there are some control in the hands of private individual and some control in the hands of government. Like you can say that you can see that कि Tata Iron and Steel Company जो है it is owned by the private individuals. अगर हम बात करें railway, it is owned by the government. That is a mixture of both the economy. Understand beta? तो ये है बेटा the parts or types of economy. Economy can be mainly three types. First one is the centrally planned economy where all the decisions are taken by the government या central authority, and the market economy या फिर socialistic economy where all the decisions are taken by the private individual with the motive of profit maximization. And last one, mixed economy where some control in the hand of private individual and some control in the hand of government. Some decisions are taken by the government, some decisions are taken by the private individual, like in India. ठीक है बेटा? That is mixed economy. Understand बेटा? तो hope so ये चीजें आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा द विटल फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के विटल मेन फंक्शंस कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंजम्पशन एंड थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। देयर आर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन फंक्शन मेनली परफॉर्म किए जाते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। When we make some goods from the raw material, like when a potter make the pot from the clay, that is production. When a person made the furniture from the wood, that is also production. When a factory made the sugar from the sugar cane, that is also production. Meaning production is a process under which the raw material is converted into some finished goods. प्रोडक्शन को हम समटाइम कहते हैं द यूटिलिटी, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। लाइक बेटा हम वुड का हमारे पास कोई यूज नहीं है, लेकिन वुड से बने हुए बेंचेस का हमारे पास यूज है, वुड से बने हुए टेबल का हमारे पास यूज है, वुड से बनी हुई चेयर का हमारे पास यूज है, वुड से बने हुए विंडो और डोर जो है उनका हमारे पास यूज है। मीनिंग वुड इट इज ए रॉ मटेरियल एंड टेबल बना दिया, उससे चेयर बनाई है, उससे हमने डोर विंडो बनाई है, दैट इज द प्रोडक्शन। मीनिंग व्हेन वी कन्वर्ट द वुड इनटू द some finished goods, that process is called the production. तो बेटा प्रोडक्शन इज वेरी सिंपल कि when raw material is converted into some finished goods, converted into some useful goods, that meaning process is called the production. इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर यूटिलिटी का क्रिएशन होता है। द नेक्स्ट वन इज द कंजम्पशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? Consuming the goods for the purpose of satisfying the want is called the consumption. Suppose that बेटा हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, that process is called the consumption. हम क्या करते हैं बेटा, हमें अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लॉथ वियर करते हैं, that is also a consumption. When we consume the utility value of any goods, जब भी हम किसी गुड्स की यूटिलिटी वैल्यू को कंज्यूम करते हैं, भूख लगी, खाना खाया, हमने क्या किया, जो हमारा मीनिंग लंच था या डिनर था या ब्रेकफास्ट था, जो भी हमने खाना खाया है, उसकी यूटिलिटी को हमने कंज्यूम कर लिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन करता है बेटा? कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर? हु कंज्यूम द गुड्स, हु कंज्यूम द यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। एंड हु इज प्रोड्यूसर? हु इज प्रोड्यूसर? जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर है, जो कंजम्पशन करता है वो कंज्यूमर।
अंडरस्टैंड बेटा? तो हम कहेंगे द कंजम्पशन इज ए प्रोसेस विच डन बाय द कंज्यूमर। और कंज्यूमर करता क्या है? कंज्यूम द यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स, किसी भी गुड्स की यूटिलिटी को कंज्यूम करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंजम्पशन। ठीक है जी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, यूटिलिटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई पावर को यूटिलिटी कहा जाता है। तो उस यूटिलिटी को यूज करने की प्रोसेस को कंजम्पशन कहते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मुलेट करना, मेकिंग द कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन। मीनिंग इन्वेस्ट द मनी and then earn some extra money, that is called the capital formation. लाइक हम बात करते हैं कि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और हमने उसे जो है उस इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपीज अर्न कर लिए, तो अब हमारा पैसा कितना हो जाएगा? 1 लाख जो इन्वेस्टेड था, 20,000 हमने प्रॉफिट कमा लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट इज नाउ, टोटल मनी इज 1,20,000। मतलब 1 लाख को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? 1,20,000 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। Capital formation means making the capital, increasing the capital, या invest the capital and earn some extra money. That process is called capital formation. ठीक है जी। तो मेनली तीन फंक्शन किसी भी इकोनॉमी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंजम्पशन एंड लास्ट वन इज द कैपिटल फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई स्टडी द इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? व्हाई वी टेक इट एज ए मीन सेपरेट सब्जेक्ट? हमने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट क्यों माना है? इकोनॉमिक्स अराइज क्यों हुई और इकोनॉमिक्स क्या चीज है? ठीक है, तो यहां पे देखना है बेटा, द मेन रीजन फॉर स्टडी द इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू ए सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी? आपको पिक के अंदर दिख रहा है बेटा, एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी है जिसकी जेब खाली है, दैट इज कॉल्ड द स्कार्सिटी। Scarcity is very simple beta. Scarcity means the lack of something according to his demand. That is called the scarcity. जैसे हम बात करते हैं कि हमें जो है 1 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन हमारे पास 90 लाख रुपीज है, that is scarcity, कि हमारे पास रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं है, that is called the scarcity. तो scarcity के कारण ही इकोनॉमिक्स अराइज हुई बेटा। scarcity का मीनिंग हुआ बेटा कि द मीनिंग द लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू हिज डिमांड। डिमांड ज्यादा है रिसोर्सेज की और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है, इसलिए क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज स्कार्स हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, साइड में आपको एक मीटर दिखाई दे रहा है और उसके अंदर जो है आपकी जो निडल है वो बिल्कुल इम्पटी पे आने वाली है, मतलब पेट्रोल या डीजल जो है वो खत्म होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द स्कार्सिटी। अंडरस्टैंड बेटा? अब हमारे पास हमारी जो वॉन्ट्स है, एक ह्यूमन बींग्स की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेज हमेशा ही हमारे वॉन्ट्स के कंपैरिजन में स्कार्स होते हैं। सपोज दैट बेटा हम मार्केट के अंदर जो है 10,000 रुपए लेकर के निकलते हैं, क्या हम पूरा बाजार खरीद के ले आएंगे? नहीं, हम सब कुछ जो है नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं। चाहे हम 1 करोड़ रुपए लेके ही क्यों ना निकल पड़े, हम जो है एवरीथिंग विच वी वांट वी कैन नॉट बाय फ्रॉम दिस 1 करोड़ रुपीज। मीनिंग आवर रिसोर्सेज इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू आवर अनलिमिटेड डिमांड, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड द स्कार्सिटी। किसी भी पर्सन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हमेशा ही वॉन्ट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड रहते हैं, इसलिए स्कार्सिटी अराइज होती है बेटा। अंडरस्टैंड बेटा? और क्योंकि स्कार्सिटी है इसलिए इकोनॉमिक्स है। मीनिंग सपोज दैट वी हैव 1,000 रुपीज, तो हाउ वी कैन एडजस्ट आवर अनलिमिटेड वांट विद द 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए से हम पता नहीं क्या क्या चीज परचेज करने की सोचेंगे, लेकिन सब कुछ तो परचेज नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी वांट्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना पड़ेगा कि पहले हम 1,000 को बेस्ट यूज पे लगाएं, उसके बाद हम उस चीज को परचेज करें जिसकी जरूरत हमें सबसे कम है, और उस चीज को परचेज ना करें जिस चीज की हमें बहुत कम जरूरत है या जरूरत नहीं है। Meaning economics tell us, या economics teach us how we can adjust our unlimited want with the limited resources, with the scarce resources. Meaning अगर resources scarce ना हो, there is no need of economics. अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए, सपोज दैट हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, तब तो हम सब कुछ परचेज कर लेंगे, इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इकोनॉमिक्स अराइज ही नहीं होगी। बट इकोनॉमिक्स अराइज कब होती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है। अंडरस्टैंड बेटा?
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी, यहां फिर से इसको डिस्कस किया गया है। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मतलब सप्लाई का डिमांड से कम होना, दैट इज कॉल्ड द स्कार्सिटी। अंडरस्टैंड बेटा? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। हम स्कार्सिटी जब आती है तो उस टाइम पे हम रिसोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम रिसोर्सेज को किस यूज के अंदर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। मीनिंग इकोनॉमिक्स अराइज होती है हाउ वी सिलेक्ट द रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग एनीथिंग विच वी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। वो सब चीजें जो हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और बेटा प्रोडक्शन के लिए मेनली 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज द लेबर, थर्ड वन इज द कैपिटल एंड फोर्थ वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तो दीज 4 आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। With the help of these factor we can do the production. अगर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है तो we cannot do the production. लैंड आप सभी जानते हैं बेटा, जमीन जो है, लैंड के साथ हम जो है वाटर, सम मिनरल्स, सम नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड करते हैं। लेबर, लेबर क्या होता है बेटा? लेबर इज द हम बात कर सकते हैं जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेबर। कैपिटल, मनी जो होता है हमारा, जो फिक्स्ड कैपिटल है, कुछ वर्किंग कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल, पैसा। एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, द एबिलिटी, द नॉलेज, द स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की कला, कुछ बनाने की कला, किसी प्रोडक्शन की कला, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। मीनिंग क्या है बेटा? अगर ये 4 रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है तो वी कैन नॉट डू द प्रोडक्शन। एंड दीज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। ना किसी के पास अनलिमिटेड लैंड है, ना किसी के पास अनलिमिटेड लेबर है, ना किसी के पास अनलिमिटेड कैपिटल है, ना किसी के पास अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ही है। तो इसलिए बेटा हमारे रिसोर्सेज हमेशा ही क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं। उसकी डिमांड के कंपैरिजन में उसकी सप्लाई कम होती है। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट, द इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बेटा ये बड़ा ध्यान से समझना है हमें कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से ज्यादा उसका इकोनॉमिकल यूज बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आप बेटा इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को इन 2 पिक की हेल्प से समझ सकते हैं। फर्स्ट पिक के अंदर इस पर्सन के पास सनग्लासेस भी है और इसके पास कैप भी है, लेकिन ना इसने जो है आगे देखने के लिए सनग्लासेस को यूज किया और ना ही कैप को यूज किया। कैप की जगह इसने हाथ को इस तरह यूज किया हुआ है और सनग्लासेस को इसने लगाया ही नहीं हुआ। मीनिंग क्या है? ही हैज द रिसोर्सेज बट इसको यूज नहीं करना आता। सेकंड पिक के अंदर देख सकते हैं बेटा, देयर आर मेनी लैडर्स, बहुत सारी लैडर्स उस पर्सन के पास है लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा है। दैट इज द मीनिंग, ही हैड नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इसके पास है बट ही इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। मीनिंग इनके दोनों के पास ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है। That's why they are not able to economize their resources. वो अपने रिसोर्सेज को इकोनोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है बेटा, हाउ वी कैन इकोनोमाइज अवर रिसोर्सेज, हाउ वी कैन यूज अवर रिसोर्सेज इन द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम बेस्ट अल्टरनेटिव में अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। What's the meaning of economic problem? Economic problems कौन सी होती है? तो बेटा the economic problem, the main economic problem is the problem of choice. हमें चूज करना पड़ता है। And why we choose? चूज क्यों करना पड़ेगा? Because we don't have the unlimited resources. बेटा सपोज दैट हमने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि वी हैव 1000 रुपीज और हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग विद 1000 रुपीज। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज कि हम उस 1000 को कहां पे इन्वेस्ट करें, उस 1000 से क्या चीज परचेज हम करें। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ में आएगा बेटा? तो द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants, because the wants are unlimited out of limited resources. Sorry, and resources having the alternative uses.
बेटा रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, हम उस 1000 रुपीज को हो सकता है रिक्रिएशन पे खर्च कर दें, हो सकता है हम कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कर लें, हो सकता है हम कोई बुक परचेज कर लें। वी हैव द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैट 1000 रुपीज, मीनिंग जो रिसोर्सेज हमारे पास है, वी हैव द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दिस रिसोर्सेज। Then how we can adjust our unlimited want with our limited resources? हम किस यूज के अंदर उस रिसोर्सेज को लगाएंगे, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें चूज करना पड़ेगा कि हम 1000 रुपीज से क्या परचेज करें। अंडरस्टैंड बेटा? तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Why it's arise? Because our wants are unlimited, resources are limited, and the resources have the alternative uses. Resource के alternative uses हैं, एक से ज्यादा यूज हैं। समझ में आएगा बेटा? नेक्स्ट, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या क्या है बेटा? ये वही है जो हम तीनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द रिलेशन to their demand, and economy cannot produce all what people want. इकोनॉमी हर वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो लोग चाहते हैं, इसलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या जो है प्रोड्यूस किया जाए। अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स जो है अनलिमिटेड हैं, इसलिए बेटा उसको चूज करना पड़ता है कि किस वांट को सेटिस्फाई करें। वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो चूज करना पड़ता है। मीनिंग अगर या तो वॉन्ट्स लिमिटेड हो जाएं या रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो चॉइस की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं, जो होते नहीं, अगर हो जाएं तो बेटा क्या होगा, हमें चूज नहीं करना पड़ेगा। या फिर वॉन्ट्स लिमिटेड हो जाएं तब भी चूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड ह्यूमन वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है, तभी हमें चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है। Human wants are never ending. कभी भी human wants satisfy नहीं होती. They can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. एक want satisfy होती नहीं, दूसरी want सामने खड़ी हो जाती है। Understand बेटा? Okay. The next one is the alternative uses. Resources के alternative uses हैं। अगर बेटा रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस ना हो, अगर हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, सपोज दैट उस 1000 रुपीज का कोई और यूज हो ही ना, केवल एक ही यूज हो सकता है, तो चॉइस की प्रॉब्लम है ही नहीं। बट रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं। सपोज दैट वी हैव ए पीस ऑफ लैंड, उस पीस ऑफ लैंड पे हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, रोड ब्रिज डैम भी बना सकते हैं। मीनिंग द लैंड हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम उसको किस यूज में लगाएं। Meaning the resources have the alternative uses. That's why the problem of choice emerges. The problem of choice arise. Understand बेटा? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे तीन मेनली रीजन है। Our wants are unlimited, resources are limited, and the resources have the alternative uses. अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ना हो तो इकोनॉमिक्स अराइज नहीं होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होगी। अंडरस्टैंड बेटा? तो there are three main reasons behind the economic problem. Understand बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट जो है द रीजन फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, यहां तक हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। हम जो है नेक्स्ट एक और वीडियो इसके लिए बनाएंगे। ठीक है बेटा, होप सो इतना आप सबको समझ में आया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, बाय।